कक्षा 9 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के इसके पहले वाले वीडियो में आपको मॉडल्स, परमाणु के मॉडल के बारे में बताया गया। उन्हीं मॉडलों में से एक मॉडल आता है बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है? नील्स बोर वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्करों के लिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। पहला पॉइंट बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्करों के लिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ ही विशिष्ट कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षाएं या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर। तीसरा पॉइंट बताया गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग mv/r, जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज हो। h/2π का पूर्ण गुणज हो। जिस कक्षा का कोणीय संवेग इतना होता है उन्हीं कक्षा में चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। जहाँ h होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.626 सेकेंड। अगला पॉइंट बताया गया इसमें कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते समय ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ये बोहर का परमाणु मॉडल है। इसके बाद में जो हो गया आपका बोहर का परमाणु मॉडल, इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बताया गया आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के करने के लिए एक नियम बनाया गया, बोर-बरी का नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए या ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन हुआ जिसे बोर-बरी का नियम कहते हैं। बोर-बरी का नियम क्या होता है? बोर-बरी नामक वैज्ञानिकों ने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बोर-बरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार बताया गया 1 नंबर कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या होती है। इसके आधार पर पहली कक्षा में
पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2। क्योंकि n क्या है, कक्षा की संख्या है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, पहली कक्षा है तो 1 हो जाएगा और दूसरी कक्षा होगी तो n की जगह पर 2 हो जाएगा। तो पहली कक्षा के लिए n की जगह में 1 का स्क्वायर बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते। इसी प्रकार से मान लेते हैं दूसरी कक्षा होगी तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या होगी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 4 बराबर 8। अरे दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। इसी तरह से तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर 18। इसी प्रकार से चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 4 का स्क्वायर बराबर 32। इसी प्रकार से पांचवी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 5 का स्क्वायर बराबर 50। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है। इसके आधार पर पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी और दूसरी कक्षा में 8 होगी, तीसरी कक्षा में 18 होगी, चौथी कक्षा में 32 होगी और पांचवी कक्षा में 50 होगी। ये पहला पॉइंट बताया गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जो पहली कक्षा है उसको के कक्षा कहते हैं। जो पहली कक्षा है उसको के कक्षा कहते हैं, दूसरी कक्षा को एल कक्षा कहते हैं, तीसरी को एम कहते हैं, चौथी को एन कहते हैं, पांचवी को ओ कहते हैं। ये नाम दे देते हैं कक्षाओं को, के एल एम। जब के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो जब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एन कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है। और जब एन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एम कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है। और जब एम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एन कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है। अब भाई यहाँ पर प्रश्न बनता है कि एम कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि 8 हो जाते हैं तो अगली कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि यदि 18 पूरे इलेक्ट्रॉन है तो 18 घूमते हैं, नहीं तो 8 से ज्यादा नहीं घूमते। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि पहली जब के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एन कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है, जब एन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एम कक्षा का भरना आरंभ हो जाता है। यदि पूरे 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 इलेक्ट्रॉन घूम जाते हैं, नहीं तो 8 से ज्यादा नहीं घूमते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अगली कक्षा का भरना आरंभ हो जाएगा। यदि 18 है तो 18 घूमने के बाद अगली कक्षा का भरना आरंभ हो जाएगा। यदि 18 नहीं है तो एम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ये दूसरा पॉइंट बताया गया। इसके बाद में तीसरा पॉइंट बताया गया कि सबसे बाह्यतम कोश में, सबसे बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या अधिक, सबसे बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते
सकते जब तक कि उससे पिछला कोष 2n स्क्वायर के अनुसार भरा ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, सबसे बाह्यतम कोष में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उससे पहली कक्षा देखेंगे कि वो 2n स्क्वायर के अनुसार भरी है या नहीं भरी है। यदि भरी है तो कोई बात नहीं, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और अगर उससे पिछली कक्षा 2n स्क्वायर के अनुसार भरी नहीं है तो फिर बाह्यतम कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। अब जितने इसमें 2 से ज्यादा थे उतने इलेक्ट्रॉन उसके पहली वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसी में जोड़ दिए जाएंगे। ये लास्ट पॉइंट बताया। क्या बताया गया कि सबसे बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते जब तक कि उससे पिछला कोष 2n स्क्वायर के अनुसार भरा ना हो। यदि भरा है तो बाह्यतम कोष में 2, 3, 4, 5 सभी रह सकते हैं, और जब भरा नहीं है तो केवल 2 कर देंगे बाह्यतम कोष में, और जितने इसमें बचेंगे उतने उसके पहली वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में जोड़ देंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब कुछ इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखें भाई जरा, जैसे पर इलेक्ट्रॉन एक है, किसी में हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक ही हो जाएगा। पहली कक्षा बनेगी तो पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो 2 करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना। लिथियम का होता है 3, तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 रख दिया। अब बचे कितने, 1, तो 1 रख दिया, तो 2, 3। तो ये लिथियम का हो गया। ठीक, अब इसी तरह से बेरिलियम का होता है 4, तो 2 मतलब पहली कक्षा में 2 अधिकतम रख देंगे, फिर आगे जितने बचेंगे आगे वाली कक्षा में। अगर यहाँ 8 से ज्यादा हो रहे हैं तो 8 इसमें और फिर इसके वाले आगे वाली कक्षा में। तो ये 4 तक का हो गया। आप देखते हैं आगे का, जैसे Na का होता है 11, तो 11 का करेंगे पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 8, अब बचा 1, 10 तो घूम गए, 1 बचा तो आगे 1 लिख दिया। ठीक, अब इसी तरह से Mg का होता है 12, तो 2, 8 और 2, ये 12 हो गए। अब इसी तरह से Al का होता है 13, तो 2, 8 और 3 हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं पोटेशियम का होता है 19 होता है, तो इसका निकालेंगे 2, 8, 10 हो गए। अब 9 बचते हैं, 9 रख नहीं सकते हैं, या तो 18 होते तो 18 रखते, और नहीं तो 8 से ज्यादा नहीं रखेंगे तो 8 रख दिया। अब हो गए 18, बचा 1 तो 1। ठीक, अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट बताया गया आपको कि बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते जब तक कि उससे पिछला कोष पूर्ण रूप से भरा न हो। इसमें देखिए बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके पहले वाला जो कोष है वो 2n स्क्वायर के अनुसार भरा है। क्यों, 2n स्क्वायर के अनुसार दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 है, इसलिए कोई बात नहीं है। अब देखते हैं 21 परमाणु क्रमांक वाला एलिमेंट्स है, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इनके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18, 3, 21, ये निकलेगा।
लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होता है। सही क्या है? तीसरा नियम है कि वाइटम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते जब तक कि उससे पिछला कोष 2n² के अनुसार भरा ना हो। तो इसके वाइटम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है और उसके पहली वाली कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि 2n² के अनुसार भरा नहीं है। तो n² के अनुसार यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, वाइटम कोष में 2 कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचेगा तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 21 का हो जाएगा 2 8 9 2। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ गया सभी लोगों को? क्यों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ गया। अब इसके बाद में आता है क्या, समस्थानिक। क्या आता है? समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 1H1 1H2 1H3, 1H1 1H2 1H3 ये होते हैं समस्थानिक। क्यों? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान है। ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है, तो इनके परमाणु क्रमांक समान है और ये परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो ये हो गए आइसोटोप्स या समस्थानिक। अब 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। और 1H2 को ड्यूटीरियम बोलते हैं, ड्यूटीरियम। और 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं, ट्राइटियम। तो समस्थानिक बात समझ में आ गई कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इसके बाद में आता है समभारिक। क्या आता है? समभारिक। नाम से ही पता चल रहा है, सम माने समान, भारिक माने जिनके परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। जिन तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु भार एक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु भार एक समान होते हैं, वो कहलाते हैं समभारिक, भारिक, आइसोबार्स, आइसोबार्स कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व है भाई, ये आर्गन है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, इसका 18, इसका 19, इसका 20। तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो गए और परमाणु भार एक समान होते हैं। इन तीनों का परमाणु भार 40 होता है, 40 होता है। तो ये हो गए क्या, आइसोबार्स। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार एक समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब इसके बाद में आता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे ये वाले दोनों उदाहरण ले लेते हैं समन्यूट्रॉनिक के लिए। समन्यूट्रॉनिक क्या होगा?
जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको सम न्यूट्रॉन कहते हैं। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन बराबर होता है, न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु भार है 40, तो 40 रख दिया और परमाणु क्रमांक है 19, तो घटाने पर कितना आ गया? 21, 21 आ गया। तो न्यूट्रॉन होगा इसमें 21। इसमें देखते हैं, नहीं भाई 20 40 20, इसका 39 मान लेते हैं, इसका अनुपात 39 मान। भाई पोटेशियम का कहीं पर 40 होता है, कहीं पर 39 होता है, तो 39 मान लेते हैं। तो 39 माइनस 19 बराबर 20, और इसके लिए 40 माइनस 20 बराबर 20। तो इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉन कहेंगे। बस समझ में आ गई भाई। अब इसके बाद में अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको संयोजकता ज्ञात करना।